गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं रामजी गुप्ता आज फिर आपके सामने अपने इस नए वीडियो के माध्यम से आरटीआई एक्ट पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और आरटीआई एक्ट में एक खास सेक्शन है जो सेक्शन 4 है, उस पर चर्चा करेंगे। और 4.1 पर भी 4.1b जो है उसमें विशेषकर हाईलाइट करेंगे कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनका क्या ऑब्लिगेशन है। सेक्शन 4 ये बताता है कि हमारी जो पब्लिक अथॉरिटीज है उसका ऑब्लिगेशन क्या, उसका उत्तरदायित्व क्या है, उसे क्या करना चाहिए। और ये धारा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। आप कल्पना करिए, आरटीआई का जो मूलभूत सिद्धांत है, जिन दो अहम पिलर्स पे पूरा आरटीआई का कंसेप्ट जो है या ये कानून आधारित है, वो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी इस कानून का मूल उद्देश्य यही है कि भारत का जितना भी ये शासन व्यवस्था है, उसके जितने भी शासनात्मक प्रणाली है, उनमें जो भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोक सेवक हैं, उनके कार्यों में जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आए, एकदम पारदर्शिता आए। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, यानी जो भी लोग, जो लोक सेवक हैं, जो भी जितने अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स में काम करते हैं, चाहे वो संघ सरकार के हों, चाहे वो राज्य सरकार के हों, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शासन का काम चलता है, सभी कार्यालयों में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो है जवाबदेही सुनिश्चित हो। उनका उत्तरदायित्व है कि वो जब उनसे जवाब मांगा जाए उनके कार्यों का, तो वो जवाब दें, ये इसकी बाध्यता हो। तो इन्हीं पब्लिक अथॉरिटीज की बाध्यताओं पर जो है ये सेक्शन है। अगर खाली ये सेक्शन 4 जो है इसको इंप्लीमेंट ठीक से करा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो है, जो उद्देश्य हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, वो मेंटेन हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है, जो भी भ्रष्टाचार वगैरह है व्याप्त है, उसमें काफी कमी आ जाएगी। केवल एक धारा, देखिए आरटीआई एक्ट में तो 31 धाराएं हैं और इसमें 2 अनुसूची है, 31 धाराएं हैं, 6 अध्याय है इसमें। लेकिन केवल एक धारा जो है, ये धारा 4 जो है, जिसमें ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज है, अगर इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया जाए और इसको ऑडिट करा दिया जाए, तो काफी हद तक जो है कंट्रोल में आ जाएगा जो शासन प्रणाली की एक्टिविटीज हैं, और जो करप्शन या जो भी मिसमैनेजमेंट व्याप्त है उसमें बहुत ही कमी आ जाएगी। तो आइए इतनी महत्वपूर्ण धारा को हम आज पढ़ते हैं और समझते हैं, जो सामने आपके पीपीटी खुली हुई है। देखिए, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी सेक्शन 4 जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या सेक्शन 4.1 क्या कहता है? एवरी पब्लिक अथॉरिटी, यानी हर पब्लिक अथॉरिटी, जो भी लोक सेवक है, शैल में नहीं है, देखिए शैल मेंटेन, वो अनिवार्य रूप से मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करना उसे? ऑल इट्स रिकॉर्ड्स, अपने सारे रिकॉर्ड्स को दफ्तर के ड्यूली कैटेलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड, कैटेलॉग्ड होकर के, यानी वो पूरा जो है सूचीबद्ध होकर के, इंडेक्सिंग करके, इन ए मैनर, एक ऐसे तरीके से, इन द फॉर्म, और ऐसे प्रारूप में, विच फैसिलिटेट्स, जो सुगम बनाएगा, द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, इस कानून के तहत जो अधिकार है लोगों का, उसको सुगम बनाएगा। एंड इंश्योर्स, और ये सुनिश्चित करेगा, दैट की ऑल रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अब इसकी वर्ब यहां आई, ऑल रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड एंड कनेक्टेड, कि सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली कंप्यूटराइज्ड हो जाएं और कनेक्टेड हो जाएं किससे? थ्रू ए नेटवर्क, एक नेटवर्क से, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, जो तमाम सिस्टम्स हैं नेटवर्किंग के, सो दैट, ताकि किस उद्देश्य से? एक्सेस टू सच रिकॉर्ड, जो इस रिकॉर्ड तक एक्सेस है लोगों का, इज फैसिलिटेटेड, उसको सुगम बनाया जा सके। अब बीच में हमने छोड़ा था कि ऑल रिकॉर्ड्स कौन से? विच आर एप्रोप्रिएट टू बी कंप्यूटराइज्ड, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और जिनको कंप्यूटराइज किया जा सकता है, वो रिकॉर्ड, और विद इन, और वो भी विद इन ए रीजनेबल टाइम, एक बिल्कुल जो है उचित समय में, एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और जो संसाधन उपलब्ध हैं हर दफ्तरों को उसकी उपलब्धता के अनुसार।
सभी जो जितने रिकॉर्ड हैं वो आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटराइज्ड एंड कनेक्टेड, वो जो है पूरा कंप्यूटराइज हो जाए और कनेक्ट हो जाए थ्रू ए नेटवर्क। ऐसा ये जो है 41A में जो है ये बात कही गई है, और ये जो है ऑब्लिगेशन है किसका? पब्लिक अथॉरिटी का। आगे आइए, बी क्या कह रहा है? पब्लिश, और इसको पब्लिश कराया जाए जो भी विद इन 120 डेज, 120 दिन में क्या पब्लिश कराया जाए वो नीचे बताएंगे, एक दो रोमन 1, 2, 3 करके बी में कह रहे हैं। और ऊपर ये एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल पब्लिश, ये इसके साथ जुड़ा हुआ कि हर जो है पब्लिक अथॉरिटी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो पब्लिक अथॉरिटी के रूप में उसे डिफाइन किया गया है इस कानून में। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब हो गया कि हर जो लोक सेवक है, हर जो अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है, वो शैल पब्लिश, वो पब्लिश करेगी क्या? विद इन 120 डे, 120 दिन का समय दिया सर इस कानून ने। फ्रॉम द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस कानून के इनैक्टमेंट माने ये कानून जब बना उसके बनने के 120 दिन के अंदर ये चीजें जो है पब्लिश करेगी हर पब्लिक अथॉरिटी। क्या क्या चीजें? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रोमन 1 कहता है कि द पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ड्यूटीज, यानी जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके यूनिट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज है लोगों की, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिटेल है, ये सारा कुछ वेबसाइट में डालेंगे, इसको पब्लिश करेंगे। दूसरा बिंदु क्या है रोमन 2 में? द पावर्स एंड ड्यूटीज, क्या शक्तियां हैं, क्या कर्तव्य हैं ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, वहां के अधिकारियों का, यानी उस पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके क्या ड्यूटीज हैं, डिफाइंड ड्यूटीज हैं जो ड्यूटी लोकेशन के हिसाब से, क्या उनके पावर्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के पावर्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो या फाइनेंशियल पावर्स हो, हर पावर्स जो है वो डिफाइन करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे। तो आगे आइए दूसरी पीपीटी में चलते हैं। रोमन 3 में आइए, ये क्या ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी का कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल पब्लिश, क्या पब्लिश करेगी? द प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर? फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता हो डिसीजन मेकिंग, हर दफ्तर का एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता हो उसको पब्लिश करेंगे, इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या सिस्टम है सुपरविजन का और अकाउंटेबिलिटी का उनके दफ्तर में, इस चीज को भी कि कैसे जो है सुपरवाइज किया जाता है उस दफ्तर के पूरी कार्यप्रणाली को, और सबकी अकाउंटेबिलिटी कैसी है, इस सब का जो भी ढांचा है दफ्तर का, जो भी सेटअप है, जो भी प्रोसीजर है, वो सब पब्लिश करेंगे। द नॉर्म्स सेट बाय इट, यानी जो नॉर्म्स सेट किए गए किसने? पब्लिक अथॉरिटी ने। इट यहां पर पब्लिक अथॉरिटी के लिए, और सेट ये जो है आपका पास्ट पार्टिसिपियल फ्रेज है, इसका मतलब है कि पब्लिक अथॉरिटी ने जो भी नॉर्म सेट किए हैं किसके लिए? फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, यानी अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी ने अपने पूरे फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए जो भी नॉर्म सेट किए वो पूरा नॉर्म जो है वेबसाइट में डालवाएगा। नेक्स्ट है द रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस, जो भी सारे नियम, कायदे, कानून, निर्देश, आदेश, मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय इट, जो पब्लिक अथॉरिटी के पास है और अंडर इट्स कंट्रोल, या तो उसके पास है या उसके नियंत्रण में है, और यूज्ड बाय इट्स एम्प्लॉयज, या उस पब्लिक अथॉरिटी के जो एम्प्लॉयज हैं जिन मैनुअल्स का, इंस्ट्रक्शन का, रेगुलेशन का, रिकॉर्ड का प्रयोग करते हैं फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन, अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए, वो सारा कुछ जो है वेबसाइट में डालना है। नेक्स्ट आइए रोमन 6 कहता है ए स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर हेल्ड बाय इट, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स जो है पब्लिक अथॉरिटी के पास हैं, चाहे उसके अंडर में हो चाहे उसके नियंत्रण में हो, वो सारे उनकी क्या क्या कैटेगरीज है उसका एक स्टेटमेंट, उसका एक विवरण जो है पूरा, जो उस दफ्तर में डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा जो है वेबसाइट में डालना है। नेक्स्ट आइए रोमन 7 कहता है द पार्टिकुलर्स ऑफ एनी अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट फॉर कंसल्टेशन विद और रिप्रेजेंटेशन बाय द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, यानी जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं आपके, वो जो है उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है दफ्तर के कार्यों में, उनसे कैसे जो है कंसल्टेशन होता है, अगर कोई अरेंजमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका विवरण पूरा दीजिए कि कभी जो है पब्लिक से रिलेटेड कोई काम के लिए, डिसीजन के लिए क्या पब्लिक की जो है सलाह ली जाती है, क्या उनका प्रतिनिधित्व है, क्या उनसे पूछा जाता है, क्या उनके एडवाइस को जो है ध्यान में रखा जाता है इन रिलेशन टू द फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन देयरऑफ, यानी जब भी दफ्तर में जो है आप
पॉलिसी बनती है या पब्लिक अथॉरिटी अपने उस दफ्तर को चलाने के लिए जो है कोई भी अगर फॉर्मुलेट करता है तो कोई नीति का निर्माण करता है और बाद में उसको कैसे लागू करता है, लागूकरण में क्या इसमें जनता का भी भागीदारी है, क्या कस्टमर्स का भी कोई रोल है, अगर है डिफाइंड है तो वो भी जो है इसमें वेबसाइट में डालिए ताकि लोगों को पता चले। ए स्टेटमेंट, नेक्स्ट आइए 8, ए स्टेटमेंट ऑफ द बोर्ड, काउंसिल्स, कमेटी, जो भी कमेटी बनी हुई है, बोर्ड है, काउंसिल्स है, परिषद है, एंड अदर बॉडीज, कोई दूसरी बॉडी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जो है मेंबर है उससे कॉन्स्टिट्यूट की गई बॉडी है, एज इट्स पार्ट और फॉर द पर्पज ऑफ इट्स एडवाइस, या उस दफ्तर के कार्यों को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका एडवाइस लिया जाता हो, उस परिषद का, बोर्ड का, काउंसिल का, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेंबर हो, एंड एज टू वेदर मीटिंग्स ऑफ दोज बोर्ड, और क्या उन बोर्ड, काउंसिल, कमेटीज की मीटिंग होती रहती, पीरियोडिकल क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है, पीरियोडिकल मीटिंग का क्या ड्यूरेशन है, एंड अदर बॉडीज, और कोई बॉडीज हो, आर ओपन टू द, क्या ये सारी बॉडीज जो है वो पब्लिक को ओपन है, क्या पब्लिक जो है उनसे इंटरेक्ट कर सकती है, और द मिनट्स ऑफ सच मीटिंग्स आर एक्सेसिबल फॉर पब्लिक, या मान लीजिए जो मीटिंगें होती हैं उसके जो मिनट्स बनते हैं, क्या वो मिनट्स जो है वो सर्वसाधारण को या सभी लोगों को उपलब्ध है कि नहीं, ये चीज जो है सारा कुछ जो है वेबसाइट में डालिए। नेक्स्ट है रोमन 9 में, ए डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, यानी उस जो पब्लिक अथॉरिटी है जिस वो उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ऑफिसर काम कर रहे हैं, उनकी डायरेक्टरी वो जो है वेबसाइट में डालनी है ताकि लोगों को पता चले कि इस दफ्तर में कितने अधिकारी काम करते हैं और क्या क्या कितने एम्प्लॉयज इसमें हैं, पूरा नाम, उनका डिटेल जो है सब आपको डालना है, डेजिग्नेशन वगैरह सब आपको डालना है। आगे आइए, नेक्स्ट रोमन 10 है, मंथली रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ईच ऑफ इट्स ऑफिस, सारे ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय जितने हैं वो उनकी मासिक जो भी आय है वो उसका जो है पूरा विवरण इसमें वेबसाइट में डालना, इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑफ कंपेंसेशन एज प्रोवाइडेड इन इट्स रेगुलेशन, अगर रेगुलेशंस में कोई कंपेंसेशन उन्हें मिलता हो, कोई भी जो है और भत्ता मिलता तो वो भी उसमें जो है लिखा जाना चाहिए और वेबसाइट में डाला जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 11, द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी, यानी उस दफ्तर के जितने भी विंग्स हैं उनको जो बजट एलोकेट किया जाता है उसमें इंडिकेट किया जाए द पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लान, जितने भी प्लान्स हैं, प्रपोज्ड एक्सपेंस, जितने भी जो है एक्सपेंडिचर जो है प्रपोज किए गए हैं कि ये आगे एक्सपेंडिचर किया जाएगा, वो सारा जो एंड रिपोर्ट्स ऑन द डिसबर्समेंट में, और एक रिपोर्ट पूरा तैयार किया जाए कि वो दफ्तर जो है अपने उन विंग को जो है उन प्लान के लिए कितने कितने जो है बजट एलोकेट करता है, उसका डिसबर्समेंट क्या है वो पूरा डाला जाए। द नेक्स्ट है 12 जो है द मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम्स, अगर वो दफ्तर जो है सब्सिडी प्रोग्राम्स चलाता है तो वो भी जो है मेंशन किया जाए, इंक्लूडिंग दी अमाउंट्स एलोकेटेड, जितना अमाउंट एलोकेट हुआ सब्सिडी के लिए, एंड द डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, और उसके जो है लाभकरण के मतलब लाभ पाने वाले लोगों की लिस्ट भी उसमें डाली जाए इस प्रोग्राम से, कि जो सब्सिडी प्रोग्राम है उसका लाभार्थी की लिस्ट जो है उसमें डाली जाए वेबसाइट में कि इनको लाभ मिलता है। पार्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट्स, नेक्स्ट देखिए रोमन 13, पार्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ कंसेशन, कोई कंसेशन अगर दफ्तर देता है, परमिट्स इशू करता है और अथोराइजेशन ग्रांट करता है कोई भी दफ्तर, सरकारी दफ्तर, तो उसके जो है पब्लिक अथॉरिटी का ये कर्तव्य होगा कि वो क्या करेगा, एवरी पब्लिक अथॉरिटी सेल क्या करेगा, सेल पब्लिक्स पार्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट्स, वो कंसेशन को लेने वाला कौन है, किन लोगों को उस साल का कंसेशन दिया गया है, परमिट कितने इशू किए गए, अथोराइजेशन किसको किसको ग्रांट किया गया है, हर चीज जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और वो वेबसाइट में डालनी चाहिए। नेक्स्ट है रोमन 14 में डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, उस सूचना का डिटेल्स जो है अवेलेबल टू और हेल्ड बाय इट, जो अवेलेबल है पब्लिक अथॉरिटी के पास या उसके द्वारा उसके नियंत्रण में है, उसके पास रखी हुई है, जो उसने जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना करके रखा है, रिड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी आपकी वेबसाइट में जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब सूचनाएं जो है इंटरनेट के माध्यम से पब्लिक को मुहैया होनी चाहिए। द पार्टिकुलर्स ऑफ फैसिलिटी, नेक्स्ट है रोमन 15, द पार्टिकुलर्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल टू सिटीजन्स, अगर नागरिकों को कोई सुविधा प्रदान की गई तो उसका विवरण फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कि वो जो सूचना कैसे लेते हैं, इंक्लूडिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ ए लाइब्रेरी, अगर कोई लाइब्रेरी है तो उसका वर्किंग आवर्स भी डिस्क्लोज रहना चाहिए कि इस पीरियड में ये खुलेगा, और रीडिंग रूम है तो वो भी इफ मेंटेन फॉर पब्लिक यूज, अगर वो मेंटेन किया जा रहा है पब्लिक यूज के लिए।
तो अगर पब्लिक यूज के लिए कोई लाइब्रेरी मेंटेन हो रही तो उसका टाइमिंग, और अगर कोई रीडिंग रूम है तो उसका टाइमिंग कब खुला रहेगा, पब्लिक आके बैठेगी, फिर अपनी सूचना लेगी, ये सारा कुछ जो है सुविधा जो है वो आपको वेबसाइट में डालनी है। नेक्स्ट है रोमन 16, द नेम्स, डेजिग्नेशन एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जो आपका सीपीआईओ जैसे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर केंद्र में, और राज्यों में स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन सब का डिटेल, कौन जो है सीपीआईओ है, कौन एपीआईओ है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेंट्रल का, कौन जो है एपीलेट अथॉरिटी है, अपीली अधिकारी, उन सब का नाम, डेजिग्नेशन और पार्टिकुलर्स जो है वो वेबसाइट में डालना जरूरी है। अब आइए नेक्स्ट है रोमन जो है ये आपका जो है 16 के बाद 17, इन सारे सूचनाओं के बाद सच अदर इन्फॉर्म, कोई ऐसी दूसरी सूचना एज में बी प्रिस्क्राइब, जो मान लीजिए प्रिस्क्राइब करी गई है, एंड देयर आफ्टर अपडेट, उसको भी डालना चाहिए वेबसाइट में, और इसके बाद जो है उसको अपडेट करते जाना चाहिए पब्लिकेशन के बाद हर साल। तो ये पब्लिक अथॉरिटी अपनी तरफ से डिसाइड करे कि ऐसी कुछ और सूचनाएं रह गई हैं जो ऊपर मेंशन नहीं है, जो प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं, तो वो भी उसमें डाली जाए और उसको हर साल जो है मेंटेन किया जाए। ये एक रेगुलर R&D वर्क होना चाहिए जो है पब्लिक अथॉरिटी का सेक्शन 4 के तहत ये जो ऑब्लिगेशन दिया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये 41B का 17 पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेबसाइट के बारे में था। अब आइए सी जो है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज में, पब्लिश ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और अनाउंसिंग द डिसीजन विच अफेक्ट पब्लिक। यानी पब्लिक को प्रभावित करने वाली कोई भी निर्णय अगर दफ्तर लेता है या अनाउंस करता है, कोई भी नीतिगत निर्णय होता है, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, वो सब जो है उसके फैक्ट्स पब्लिश करना चाहिए। प्रोवाइड रीजंस फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल डिसीजंस टू अफेक्टेड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति अफेक्टेड होता है उस दफ्तर के कार्यवाही से, तो उसमें कोई जुडिशियल क्वासी जुडिशियल डिसीजन है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, तो उसके पूरे कारण वो जो है प्रोवाइड करने चाहिए, बताने चाहिए, उसको भी जो है जो अफेक्टेड पर्सन उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, इट शैल बी ए कांस्टेंट एंडेवर, एक ये लगातार प्रयास होना चाहिए ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, हर पब्लिक अथॉरिटी का, टू टेक स्टेप्स की वो लगातार कदम बढ़ाती रहे इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 B1 टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन की ये सारी सूचनाएं जो है, जो 17 सूचनाएं थी, सुमोटो, यानी सुमोटो ये लैटिन वर्ड है, स्वप्रेरणा से, यानी खुद ही ये सारी चीजें जो है पब्लिक अथॉरिटी डालती रहे और पब्लिक को बताती रहे एट रेगुलर इंटरवल, एक निश्चित समयावधि के अंदर जो है अपडेशन उसका चलता रहे थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तमाम जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, जैसे इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, या जो भी वेबसाइट है, इंक्लूडिंग इंटरनेट, सो दैट ताकि द पब्लिक हैव मिनिमम रिसोर्ट, ताकि जो लोग हैं, जनमानस है भारत का, उसको कम से कम आवश्यकता पड़े किसका, आरटीआई एक्ट के इस्तेमाल का सूचना लेने के लिए। सूचना स्वयं उपलब्ध है हर पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से वेबसाइट में, खाली उसे नेट खोलना है और वो सूचना जो है पढ़ लेनी है, जान लेनी है। कोई ऐसा सिचुएशन रही ना कि उसे आरटीआई लगाना पड़े, ऐसी आइडियल से जो है सिचुएशन की कल्पना की गई है 41 में। आगे आइए, फॉर द पर्पजेज ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो उद्देश्य है, फॉर एवरी इंफॉर्मेशन शैल बी डेसिग्नेटेड। अब गवर्नमेंट ने भी इसमें प्रोविजन किया, कानून ने यह भी व्यवस्था बनाई कि हर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रसारित किया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा वाइडली एंड इन सच फॉर्म, और इस प्रारूप में एंड इस मैनर में विच इज इजिली एक्सेसिबल टू दी, ताकि पब्लिक को वो सूचना जो है बहुत आसानी से उपलब्ध हो, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े, इसका भी ख्याल रखना है। इतना प्रचार प्रसार ऐसा करें कि ताकि कम से कम प्रयास में ही पब्लिक को हर चीज मिल जाए, हर सूचना मिल जाए। ऑल मटेरियल शैल बी डिसेमिनेटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब सारी चीजों को जो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रसारित किया जाए, लेकिन हाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी ध्यान रखा जाए कि मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली भी ना हो और लोकल लैंग्वेज में हो जो वहां की स्थानीय लोग समझते हो, एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का जो सबसे प्रभावी तरीका उसको इस्तेमाल करते हुए इन दैट लोकल, जो उस लोकल एरिया का हो, एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी इजिली एक्सेसिबल, और वो सूचना जो है आसानी से सूचना तक लोगों की पहुंच हो, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट विद द सेंट्रल, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो है इसको डाला जाए, यानी वही वेबसाइट में डाला जाए with the central public information officer or state public information officer as the case may be available free, और जो है ये जो
संस्थाएं बनाई गई हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन, इसी काम के लिए फ्री सूचना जो है फ्री रहे एट सच। और अगर कॉस्ट भी लगाना है तो इतना मिनिमम कॉस्ट रहे जो खाली प्रिंटिंग कॉस्ट उस पर लगाया जाए, ताकि लोग आसानी से जो है उन प्रिस्क्राइब सूचनाओं को जो पा सकें। तो ये जो है सूचना देने का भी जो है तरीका क्या रहे और उसका जो है कैसा मैनर है, उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। तो मेरे ख्याल से वीडियो को यहीं रैप अप करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। ये 4.1 के बारे में जो है हमने डिटेल्ड डिस्कशन आपसे किया कि पब्लिक अथॉरिटी के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, और बिंदुओं पे जो है फर्दर चर्चा होगी। और मेरा आपसे निवेदन, अगर ये आपको अच्छा लगता है आरटीआई पर, तो आगे आरटीआई की सीरीज चलती रहेगी। पहले भी आरटीआई के कई वीडियोस हमने डाले हैं और आगे भी डालते रहेंगे। मैंने आरटीआई ऑफिसर के रूप में जो है हमारा कार्यकाल रहा एक सरकारी संस्थान में, उस अनुभव को हम साझा करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को कृपया जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि चैनल ग्रो कर सके और मेरा जो है उत्साहवर्धन होता रहे। थैंक यू वेरी मच।